नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कानून आखिर होता क्या है? हम सब कानूनों से घिरी हुई दुनिया में रहते हैं। ट्रैफिक लाइट पर रुकने का कानून, टैक्स भरने का कानून, चोरी न करने का कानून। लेकिन ये कानून आते कहां से हैं? इन्हें कौन बनाता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमें इन कानूनों को मानना ही क्यों चाहिए? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम पुलिस या सजा से डरते हैं, या इसके पीछे कोई और भी गहरा, कोई नैतिक कारण है? क्या एक ऐसा कानून जो अन्यायपूर्ण हो, जो गलत हो, उसे भी कानून माना जाना चाहिए? दर्शन की जिस शाखा में हम कानून की इसी आत्मा की, उसकी जड़ों की और उसके उद्देश्य की खोज करते हैं, उसे विधिशास्त्र या ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। यह वकीलों और जजों के लिए सिर्फ एक विषय नहीं है, यह हम सब के लिए है। क्योंकि यह हमें एक जागरूक नागरिक बनना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम सिर्फ नियमों का पालन करने वाली भैरें नहीं हैं, बल्कि हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो यह तय करता है कि न्याय क्या है और अधिकार क्या है। यह हमें उन महान बहसों की दुनिया में ले जाता है जिन्होंने हमारे संविधानों को और हमारे मानवाधिकारों की पूरी अवधारणा को जन्म दिया है। क्या आप तैयार हैं कानून के पीछे छिपे उस दर्शन को समझने के लिए, जो यह तय करता है कि हम एक समाज के रूप में कैसे रहेंगे? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, कानून क्या है? एक वकील और एक दार्शनिक की नजर। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधिशास्त्र एक वकील के काम से कैसे अलग है। एक वकील या एक जज जब कानून के बारे में सोचता है, तो वो पूछता है, इस मामले में कानून क्या है? वो मौजूदा कानूनों, पुरानी अदालती फैसलों और संविधान की धाराओं को देखता है, ताकि वो एक खास समस्या का एक व्यावहारिक समाधान खोज सके। उसका काम है मौजूदा कानूनी मशीनरी के अंदर रहकर काम करना। लेकिन एक विधिशास्त्री यानी एक कानून का दार्शनिक एक बिल्कुल अलग और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। वो पूछता है, कानून क्या है? ये तो ठीक है, लेकिन कानून होता ही क्या है? ये एक बहुत अहम और बहुत ही बुनियादी सवाल है। वो कौन सी चीज है जो एक कानून को किसी चोर उचक्के के गिरोह के बनाए हुए नियम से अलग बनाती है? आखिर दोनों में ही कुछ नियम होते हैं और उन्हें तोड़ने पर सजा मिलती है। तो फिर कानून में ऐसा क्या खास है जो हम उसे एक नैतिक और एक वैध अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं? कानून की यह वैधता या अधिकार आता कहां से है? सोचिए, जब एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपको लाल बत्ती तोड़ने पर रोकता है, तो आप रुक जाते हैं। क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास वर्दी है और वो आपका चालान काट सकता है? या इसलिए भी क्योंकि आप यह मानते हैं कि वो एक कानून को लागू कर रहा है, एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे आपने और पूरे समाज ने मिलकर अपनी ही सुरक्षा और भलाई के लिए बनाया है? विधि शास्त्र इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। यह कानून की इमारत की ईंटों को नहीं देखता, यह तो उस इमारत की नींव की जांच करता है। यह पूछता है कि इस पूरी कानूनी व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ समाज में व्यवस्था बनाए रखना है, चाहे वो व्यवस्था कितनी भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो? या इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है? यह हमें एक और बहुत ही गहरे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, और वो है कानून और नैतिकता के बीच का रिश्ता। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? क्या एक कानून को कानून होने के लिए नैतिक रूप से सही होना भी जरूरी है? या फिर कानून और नैतिकता दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और एक कानून बुरा, अनैतिक और अन्यायपूर्ण होते हुए भी एक कानून हो सकता है? यह एक सवाल नहीं है, यह तो एक युद्ध का मैदान है। एक ऐसा वैचारिक युद्ध का मैदान जिस पर विधिशास्त्र की पूरी कहानी लड़ी गई है। इस युद्ध के एक तरफ हैं वो लोग जो मानते हैं कि कानून और नैतिकता अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो मानते हैं कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही जरूरी दीवार होनी चाहिए। इन्हीं दो महान और एक दूसरे के विरोधी खेमों की कहानी ही विधिशास्त्र की कहानी है। पहला खेमा, जो शायद सबसे पुराना और सबसे आदर्शवादी है, वो है प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। चैप्टर नंबर 2, जब कानून आसमान से उतरता है। प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। कानून और नैतिकता के इस महान युद्ध में जो सबसे पुराना और सबसे आदर्शवादी खेमा है, उसे प्राकृतिक कानून का सिद्धांत कहते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली विचार है, जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों जैसे कि प्लेटो और अरस्तु तक जाती हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों
यानी मानव निर्मित कानूनों के ऊपर भी एक उच्च कानून मौजूद है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक, एक ऐसा शाश्वत और एक ऐसा अपरिवर्तनशील नैतिक कानून है जो प्रकृति में ही, इस ब्रह्मांड के ताने बाने में ही बुना हुआ है। और हम इंसान अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके इस कानून को खोज सकते हैं और समझ सकते हैं। इस सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली नारा है, एक अन्यायपूर्ण कानून कोई कानून ही नहीं है। यह संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास जैसे मध्ययुगीन विचारकों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई सरकार या कोई राजा एक ऐसा कानून बनाता है जो इस उच्च प्राकृतिक नैतिक कानून का घोर उल्लंघन करता हो, तो वो सिर्फ एक बुरा कानून नहीं है, वो तो कानून कहलाने का ही हक खो देता है। और क्योंकि वो कानून है ही नहीं, इसलिए नागरिकों का उसे मानने का कोई नैतिक दायित्व भी नहीं है। सोचिए, यह कितना क्रांतिकारी विचार है। यह हमें राज्य की शक्ति पर एक बहुत विशाल नैतिक लगाम लगाता है। यह कहता है कि सरकार की शक्ति असीम नहीं है। सरकार सिर्फ इसलिए कुछ भी कानून नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास ताकत है। उसे भी उस उच्च नैतिक कानून के दायरे में ही रहना होगा। तो यह उच्च कानून या प्राकृतिक कानून आता कहां से है? इसके स्रोत के बारे में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बातें कही हैं। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के लिए इसका स्रोत था तर्क। अरस्तू का मानना था कि हर चीज का एक उद्देश्य या एक प्रकृति होती है, और इंसान की प्रकृति है एक तर्क संगत प्राणी होना। तो प्राकृतिक कानून वो नियम हैं जो हमें हमारी इस तर्क संगत प्रकृति के अनुसार एक अच्छा और गुणी जीवन जीने में मदद करते हैं। मध्ययुगीन ईसाई विचारकों जैसे कि थॉमस एक्विनास के लिए इस कानून का स्रोत था ईश्वर। उनका मानना था कि प्राकृतिक कानून और कुछ नहीं, बल्कि ईश्वर की उस शाश्वत दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है जिसे हम अपनी तर्क बुद्धि से समझ सकते हैं। और फिर 17वीं और 18वीं सदी के ज्ञानोदय के विचारकों जैसे कि जॉन लोक के लिए इस कानून का स्रोत था प्राकृतिक अधिकार। लोक ने तर्क दिया कि हम सब सिर्फ इंसान होने के नाते कुछ ऐसे अधिकारों के साथ पैदा होते हैं जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और सरकार और कानून का एकमात्र जायज उद्देश्य इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्राकृतिक कानून का यह सिद्धांत सिर्फ एक पुरानी अकादमिक बहस नहीं है। इसका हमारी आधुनिक दुनिया पर बहुत ही गहरा और बहुत ही व्यावहारिक प्रभाव पड़ा है। मानवाधिकार की पूरी अवधारणा इसी प्राकृतिक कानून के सिद्धांत पर ही आधारित है। यह वो विचार है कि कुछ अधिकार इतने मौलिक, इतने सार्वभौमिक हैं कि वे किसी भी देश के कानून या किसी भी सरकार की इच्छा से ऊपर हैं। इसका सबसे विशाल और सबसे नाटकीय उदाहरण हमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में देखने को मिलता है। जब नाजी अधिकारियों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया, तो उन्होंने एक बहुत ही सरल बचाव पेश किया, हम तो सिर्फ अपने देश के कानून का ही पालन कर रहे थे। अगर आप एक कठोर कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो वे शायद सही थे। उन्होंने वही किया था जो उस समय के जर्मन कानून के अनुसार वैध था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने और पूरी दुनिया ने इस दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून जो लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की अनुमति देता हो, वो कानून हो ही नहीं सकता। वो तो मानवता के उस अलिखित, उस प्राकृतिक कानून का उल्लंघन है जो हर देश के कानून से ऊपर है। यह प्राकृतिक कानून सिद्धांत की एक बहुत विशाल और बहुत ही मार्मिक जीत थी। लेकिन क्या कानून और नैतिकता का यह रिश्ता इतना सीधा है? क्या एक कानून को वैध होने के लिए हमेशा नैतिक होना ही पड़ेगा? इस विचार को एक और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही यथार्थवादी विचारधारा ने चुनौती दी। चैप्टर नंबर 3, जब कानून सिर्फ एक आदेश बन गया, कानूनी प्रत्यक्षवाद का उदय। प्राकृतिक कानून का यह विचार कि कानून और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह बहुत ही आदर्शवादी और आकर्षक लगता है। लेकिन 19वीं सदी में एक नई, एक ज्यादा वैज्ञानिक और एक ज्यादा यथार्थवादी विचारधारा ने इसे चुनौती दी। इस विचारधारा को कानूनी प्रत्यक्षवाद कहते हैं, और इसने कानून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि यह प्राकृतिक कानून वाली बातें बहुत ही अस्पष्ट, बहुत ही व्यक्तिपरक और बहुत ही खतरनाक हैं। कौन तय करेगा कि उच्च नैतिक कानून क्या है? एक धार्मिक व्यक्ति के लिए यह उसके धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, एक नास्तिक के लिए यह कुछ और हो सकता है। अगर हम कानून की वैधता को
हर व्यक्ति की अपनी अपनी नैतिकता की भावना पर छोड़ देंगे तो समाज में तो अराजकता ही फैल जाएगी। हर कोई सिर्फ उसी कानून को मानेगा जो उसे सही लगता है। इसीलिए प्रत्यक्षवादियों ने एक बहुत ही कठोर और बहुत ही स्पष्ट रेखा खींची। उन्होंने कहा कि कानून क्या है और कानून को क्या होना चाहिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग सवाल हैं। और विधि शास्त्र यानी कानून के दर्शन का काम सिर्फ पहले सवाल का जवाब देना है, यानी कानून को एक सामाजिक तथ्य के रूप में जैसा वो है उसका वर्णन करना। कानून अच्छा है या बुरा, ये एक नैतिक या राजनीतिक सवाल हो सकता है, लेकिन यह एक कानूनी सवाल नहीं है। एक कानून चाहे वो कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो, अगर वो सही प्रक्रिया और सही अधिकार द्वारा बनाया गया है तो वो एक वैध कानून है। इस प्रत्यक्षवादी स्कूल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कानून की एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और कुछ क्रूर लगने वाली परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है जिसके पीछे सजा का भय होता है। चलिए इसे तौर कर समझते हैं। संप्रभु का मतलब है वो व्यक्ति या वो संस्था, यानी जैसे कि राजा या संसद, जिसकी आज्ञा मानने की समाज में ज्यादातर लोगों को आदत है और जो खुद किसी और की आज्ञा मानने का आदी नहीं है। आदेश का मतलब है उसकी इच्छा, और सजा का मतलब है उस इच्छा को न मानने पर मिलने वाला दंड। तो ऑस्टिन के लिए कानून और कुछ नहीं बल्कि एक बॉस का आदेश है जिसके पास आपको सजा देने की ताकत है। यह एक गनमैन थ्योरी की तरह है। एक डाकू भी आपको आदेश देता है और न मानने पर सजा यानी गोली मारने की का भय दिखाता है। ऑस्टिन की यह परिभाषा प्राकृतिक कानून के उस आदर्शवादी विचार से बिल्कुल उल्टी थी। इसमें नैतिकता, न्याय या अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं थी। कानून का आधार वैधता है, नैतिकता नहीं। यह दृष्टिकोण हमें एक तरह की कानूनी निश्चितता देता है। हमें यह जानने के लिए कि कानून क्या है, हमें किसी अस्पष्ट नैतिक बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह देखना है कि संप्रभु ने क्या आदेश दिया है। एक नाजी जर्मनी का कानून जो यहूदियों को मारने का आदेश देता है, वो एक भयानक, एक शैतानी कानून हो सकता है। लेकिन ऑस्टिन के अनुसार वो एक वैध कानून था, क्योंकि वो उस समय के संप्रभु यानी हिटलर का आदेश था। लेकिन 20वीं सदी में एक और महान प्रत्यक्षवादी विचारक एचएल हार्ट ने ऑस्टिन की इस सरल परिभाषा को कुछ और परिष्कृत किया। हार्ट ने कहा कि कानून सिर्फ एक डाकू के आदेश जैसा नहीं हो सकता। कानून का पालन लोग सिर्फ डर के कारण नहीं करते, वे उसे एक नियम के रूप में, एक वैध दायित्व के रूप में भी स्वीकार करते हैं। हार्ट ने कानून को दो तरह के नियमों की एक प्रणाली के रूप में देखा। पहले हैं प्राथमिक नियम। यह वो नियम हैं जो सीधे सीधे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि चोरी मत करो या लाल बत्ती पर रुको। लेकिन सिर्फ इन नियमों से एक कानूनी प्रणाली नहीं बन सकती। इसलिए हमें दूसरे और ज्यादा महत्वपूर्ण तरह के नियमों की जरूरत होती है, जिन्हें हार्ट द्वितीयक नियम कहते हैं। यह नियमों के बारे में नियम हैं। इनमें आते हैं परिवर्तन के नियम, जो हमें बताते हैं कि नए कानून कैसे बनाए जाएं या पुराने कैसे बदले जाएं। इनमें आते हैं न्याय निर्णयन के नियम, जो अदालतों को यह शक्ति देते हैं कि वे नियमों की व्याख्या करें और विवादों का निपटारा करें। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें आता है मान्यता का नियम। ये एक मास्टर नियम है जो एक कानूनी प्रणाली के अधिकारियों को यह पहचानने में मदद करता है कि कौन सा नियम एक वैध कानून है और कौन सा नहीं। जैसे ब्रिटेन में यह नियम हो सकता है, जो कुछ भी रानी संसद में अधिनियमित करती है वो कानून है। प्रत्यक्षवाद आज भी विधि शास्त्र की सबसे प्रभावशाली विचारधाराओं में से एक है। यह हमें कानून को एक सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता के रूप में देखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्या कानून सच में नैतिकता से इतना अलग हो सकता है? और क्या कानून सच में वो है जो किताबों में लिखा है, या वो है जो जज अपनी अदालत में करते हैं? चैप्टर नंबर 4, जब जज ही कानून बन जाता है। कानूनी यथार्थवाद का सच। अब तक हमने कानून के दो प्रमुख सिद्धांतों को देखा है। प्राकृतिक कानून, जो कहता है कि कानून नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, और कानूनी प्रत्यक्षवाद, जो कहता है कि कानून वो है जो संप्रभु बनाता है, चाहे वो नैतिक हो या ना हो। यह दोनों ही सिद्धांत कानून को एक तरह की नियमों की प्रणाली के रूप में देखते हैं, जो किताबों में, संविधान में या संसद के अधिनियमों में लिखी हुई है।
लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में कुछ बहुत ही व्यावहारिक और कुछ निंदक विचारकों ने एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने कहा, आप सब लोग इन किताबों में लिखे हुए नियमों की बात कर रहे हैं, लेकिन असली दुनिया में एक आम इंसान के लिए कानून क्या है? उसके लिए कानून वो है जो एक जज अपनी अदालत में करता है। इस विचारधारा को कानूनी यथार्थवाद कहते हैं। यथार्थवादियों का तर्क था कि कानून कोई अमूर्त, कोई प्लेटोनिक नियमों का स्वर्ग नहीं है। कानून एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही गंदा और एक बहुत ही अनिश्चित खेल है। किताबों में जो नियम लिखे हैं वे बहुत ही अस्पष्ट और सामान्य होते हैं, और जब कोई असली जटिल मामला एक जज के सामने आता है तो उन नियमों को उस मामले पर लागू कैसे किया जाए, इसकी व्याख्या करने में जज के पास बहुत ज्यादा और अक्सर असीमित शक्ति होती है। और जज कोई तर्क की मशीन नहीं होता, वो भी एक इंसान होता है, अपनी भावनाओं, अपने पूर्वाग्रहों, अपनी राजनीतिक विचारधाराओं और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ। यथार्थवादियों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध और कुछ मजाकिया लगने वाला जुमला दिया, जो उनके पूरे दर्शन को समेटता है। कानून वो है जो जज ने नाश्ते में खाया था। इसका मतलब यह नहीं है कि जज सच में अपने नाश्ते के आधार पर फैसले लेते हैं। इसका एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब है। इसका मतलब है कि एक जज के फैसले सिर्फ कानूनी नियमों और सबूतों पर ही नहीं, बल्कि कई गैर कानूनी कारकों पर भी निर्भर करते हैं। जज का मूड कैसा है, वो अपनी पत्नी से लड़कर आया है या नहीं, वो किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता है, वो किस सामाजिक वर्ग से आता है, यह सब चीजें अनजाने में ही सही उसके फैसले को प्रभावित कर सकती हैं। इस स्कूल के सबसे महान नायक थे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर। होम्स ने कानून की एक बहुत ही प्रसिद्ध और यथार्थवादी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, कानून और कुछ नहीं बल्कि इस बात की भविष्यवाणी है कि अदालतें असल में क्या करेंगी। सोचिए, यह कितना क्रांतिकारी विचार है। यह कहता है कि जब एक वकील अपने क्लाइंट को सलाह देता है तो वो उसे यह नहीं बता रहा होता कि कानून क्या है, वो तो बस यह भविष्यवाणी कर रहा होता है कि इस मामले में जज के क्या फैसला देने की संभावना है। कानून निश्चितता नहीं है, ये तो बस एक संभावनाओं का खेल है। यथार्थवादियों ने कानून की उस निश्चितता और निष्पक्षता के नकाब को उतार फेंका जिसे हम अक्सर उससे जोड़ते हैं। उन्होंने दिखाया कि कानूनी तर्क अक्सर सिर्फ एक दिखावा होता है, एक तरीका होता है जिससे जज अपने उस फैसले को, जो वो पहले ही अपनी सहज बुद्धि या अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ले चुका होता है, उसे एक तार्किक और कानूनी जामा पहनाता है। यह दृष्टिकोण हमें कानून को एक बहुत ही अलग नजर से देखना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ लॉ इन बुक्स को ही नहीं बल्कि लॉ इन एक्शन को भी देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कानून असल में जमीन पर, पुलिस थानों में और अदालतों में कैसे काम करता है। यह हमें एक ज्यादा आलोचनात्मक और एक ज्यादा शक्की नागरिक बनाता है। यह हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्या यह कानून सच में सबके लिए बराबर काम कर रहा है? लेकिन अगर कानून सिर्फ जजों की राय है, अगर वो सिर्फ कुछ शक्तिशाली लोगों के पूर्वाग्रहों का ही एक नतीजा है, तो फिर क्या कानून सिर्फ एक धोखा है? क्या यह सिर्फ अमीरों और शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों और कमजोरों पर अपना शासन बनाए रखने का एक औजार है? यथार्थवाद का यह निंदक दृष्टिकोण एक और भी ज्यादा कट्टरपंथी और भी ज्यादा विध्वंसक विचारधारा के लिए दरवाजा खोलता है। चैप्टर नंबर 5, जब कानून एक हथियार बन जाता है। क्रिटिकल लीगल स्टडीज का उदय। अगर कानूनी यथार्थवाद ने कानून के निष्पक्ष होने के नकाब पर कुछ खरोंचें लगाई थीं, तो 20वीं सदी के अंत में एक नए और बहुत ही कट्टरपंथी आंदोलन ने उस नकाब को पूरी तरह से फाड़ कर फेंक दिया। इस आंदोलन को क्रिटिकल लीगल स्टडीज या सीएलएस कहते हैं। यह आंदोलन कार्ल मार्क्स उत्तर आधुनिकतावाद और क्रिटिकल थ्योरी जैसे विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, और इसने कानून पर अब तक का सबसे तीखा और सबसे विध्वंसक हमला किया। सीएलएस के विद्वानों का तर्क था कि कानून कोई निष्पक्ष या स्वायत्त प्रणाली नहीं है, यह तो राजनीति का ही एक और रूप है, और वो भी एक बहुत ही कपटपूर्ण रूप। उनका मूल दावा यह था कि कानून अपनी पूरी संरचना और अपनी पूरी भाषा के साथ समाज में मौजूद शक्ति के असंतुलन को, यानी अमीरों और गरीबों, पुरुषों और महिलाओं और प्रमुख नस्लीय समूहों और अल्पसंख्यकों के बीच के शक्ति के असंतुलन को बनाए रखने
और उसे न्यायपूर्ण ठहराने का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। ये विचार कार्ल मार्क्स के उस विचार का ही एक विस्तार है, जो कहता है कि राज्य और उसका कानून हमेशा शासक वर्ग के हितों की ही सेवा करता है। सीएलएस के विद्वानों ने इस विचार को और भी आगे ले गया। उन्होंने दिखाया कि कैसे कानून के वो सिद्धांत जो हमें बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही तटस्थ लगते हैं, वे असल में एक खास तरह की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, निजी संपत्ति का अधिकार का सिद्धांत। ये सुनने में बहुत ही मौलिक और बहुत ही न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन सीएलएस के विद्वान पूछेंगे, यह किसकी संपत्ति की रक्षा कर रहा है? यह उन लोगों की संपत्ति की रक्षा कर रहा है जिनके पास पहले से ही बहुत सारी संपत्ति है, और यह उन लोगों को उस संपत्ति से वंचित रखता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह अनुबंध की स्वतंत्रता का सिद्धांत यह कहता है कि दो लोग अपनी मर्जी से कोई भी अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीएलएस के विद्वान कहेंगे कि एक विशाल शक्तिशाली कॉरपोरेशन और एक अकेले बेरोजगार मजदूर के बीच स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। मजदूर उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है, चाहे उसकी शर्तें कितनी भी शोषणकारी क्यों ना हों, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। और कानून इस अनुबंध की स्वतंत्रता का मुखौटा पहनकर इस शोषण को एक कानूनी वैधता प्रदान करता है। सीएलएस ने यह भी दिखाया कि कानून की भाषा खुद भी तटस्थ नहीं होती। कानून में जो तटस्थ और वस्तुनिष्ठ लगने वाले शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि तर्कसंगत व्यक्ति, वे अक्सर एक श्वेत, एक पुरुष और एक अमीर व्यक्ति के दृष्टिकोण को ही दर्शाते हैं। सीएलएस के भीतर से ही फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस और क्रिटिकल रेस थ्योरी जैसे और भी आंदोलन निकले, जिन्होंने यह दिखाया कि कैसे कानून ने महिलाओं और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अनुभवों को लगातार नजरअंदाज किया है और उनके खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बनाया है। तो सीएलएस का अंतिम निष्कर्ष क्या है? उनका निष्कर्ष बहुत ही निराशाजनक है। वे कहते हैं कि कानून में कोई आंतरिक तर्क नहीं है, वो अनिश्चित और विरोधाभासी है। एक अच्छा वकील किसी भी कानून की व्याख्या अपने क्लाइंट के पक्ष में कर सकता है, इसलिए कानूनी फैसले हमेशा राजनीतिक और वैचारिक ही होते हैं। उनका मानना था कि कानून में सुधार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह पूरी प्रणाली ही सरी हुई है। हमें इस पूरी प्रणाली को ही अनावृत करने और उसे बदलने की जरूरत है। यह एक बहुत ही कट्टरपंथी और बहुत ही परेशान करने वाला दृष्टिकोण है। यह हमें कानून के उस आरामदायक विचार से बहुत दूर ले जाता है, जो उसे न्याय और व्यवस्था के एक स्तंभ के रूप में देखता है। लेकिन यह हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और असहज करने वाले सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है। क्या हमारा कानून सच में उतना ही निष्पक्ष है जितना वो दावा करता है, या वो सच में अनजाने में ही सही समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों का ही पक्ष लेता है? यह हमें एक ज्यादा जागरूक और एक ज्यादा आलोचनात्मक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, जो कानून की पूजा नहीं करता बल्कि उस पर लगातार सवाल उठाता है। चैप्टर नंबर 6, अधिकार कहां से आते हैं? अधिकारों की प्रकृति का सवाल। अब तक हमने कानून की प्रकृति के बारे में कोई सारी बहसों को देखा है, लेकिन कानून सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है, वो हमें कुछ अधिकार भी देता है। ये मेरा अधिकार है। ये एक ऐसा वाक्य है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि यह अधिकार आखिर होते क्या हैं और ये हमें मिलते कहां से हैं? ये सवाल विधिशास्त्र के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, क्योंकि इसका जवाब यह तय करता है कि हमारी सरकारें हमारे साथ कैसा व्यवहार कर सकती हैं और कैसा नहीं। इस सवाल पर भी हमें वही दो पुराने प्रतिद्वंद्वी, यानी प्राकृतिक कानून और कानूनी प्रत्यक्षवाद, आमने सामने खड़े मिलते हैं। प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, जैसा कि जॉन लोक ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पेश किया था, यह कहता है कि कुछ अधिकार प्राकृतिक या मानव होते हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ एक इंसान होने के नाते जन्म से ही मिलते हैं। ये हमें कोई सरकार, कोई राजा या कोई संविधान नहीं देता, और क्योंकि वे हमें कोई देता नहीं है, इसलिए कोई हमसे उन्हें छीन भी नहीं सकता। ये अहरणीय हैं। लोक के लिए यह 3 मुख्य अधिकार थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इस नजरिए से सरकार का काम अधिकारों को देना नहीं है, बल्कि हमारे पहले से मौजूद अधिकारों की रक्षा करना है। और अगर कोई सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों का हनन करती है, तो वो एक अवैध सरकार है और जनता को उसके खिलाफ विद्रोह करने का भी अधिकार है।
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जैसी आधुनिक अवधारणाएं इसी प्राकृतिक कानून की परंपरा से आती हैं। यह वो विचार है कि कुछ नैतिक सिद्धांत इतने मौलिक होते हैं कि वे हर देश, हर संस्कृति और हर कानून से ऊपर होते हैं। लेकिन कानूनी प्रत्यक्षवाद इस पूरे विचार को एक खतरनाक और अर्थहीन बकवास मानकर खारिज कर देता है। प्रत्यक्षवादियों के लिए प्रायाकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती। यह एक सुंदर लगने वाला लेकिन खोखला दार्शनिक नारा है। प्रत्यक्षवादी जैसे कि जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के विचार का मजाक उड़ाते हुए उसे ऊंची एरी के जूते पर बकवास कहा था। तो एक प्रत्यक्षवादी के लिए अधिकार कहां से आते हैं? उनके लिए अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून से ही आते हैं। आपका कोई भी अधिकार तब तक मौजूद नहीं है जब तक कि आपके देश के कानून ने, यानी वहां के संप्रभु ने, उसे एक लिखित कानून के रूप में आपको दिया ना हो। अधिकार प्राकृतिक नहीं हैं, वे कृत्रिम हैं, वे सामाजिक और कानूनी निर्माण हैं। आपके पास बोलने की आजादी का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि यह कोई दिव्य या प्राकृतिक अधिकार है। आपके पास यह अधिकार इसलिए है क्योंकि आपके देश के संविधान के अनुच्छेद 19 ने यह अधिकार आपको दिया है। अगर कल संसद उस कानून को बदल दे तो आपका वो अधिकार भी बदल जाएगा या खत्म भी हो सकता है। यह एक बहुत ही यथार्थवादी लेकिन कुछ डरावना भी लगने वाला विचार है। यह हमें सरकारों की दया पर छोड़ देता हुआ दिखता है। अगर हमारे अधिकार सिर्फ सरकार द्वारा दिए गए उपहार हैं, तो सरकार उन्हें वापस भी तो ले सकती है। इस बहस का एक तीसरा और बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण भी है, जिसे हित का सिद्धांत और इच्छा का सिद्धांत कहते हैं। हित का सिद्धांत कहता है कि आपके पास किसी चीज का अधिकार तब होता है जब उस चीज में आपका एक ऐसा हित हो जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि समाज का यह कर्तव्य बन जाए कि वो उस पर एक कानूनी दायित्व लागू करे। जैसे हर इंसान का अपने जीवन में एक बहुत ही मौलिक हित होता है और यह हित इतना महत्वपूर्ण है कि समाज का यह कर्तव्य है कि वो दूसरों पर यह कानूनी दायित्व लागू करे कि वे आपकी जान न लें। दूसरी तरफ इच्छा का सिद्धांत कहता है कि अधिकार का असली मतलब है एक तरह का छोटा संप्रभु होना। आपके पास किसी चीज पर अधिकार तब है जब आपके पास उस चीज के संबंध में दूसरे लोगों के कर्तव्यों को नियंत्रित करने की इच्छा या चुनाव की शक्ति हो। यह बहस आज भी बहुत जीवंत है। क्या हमारे अधिकार हमारी मानवता में निहित हैं या वे सिर्फ कानून की किताबों में लिखे हुए शब्द हैं? आपका जवाब यह तय करेगा कि आप मानवाधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और सरकार की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं। चैप्टर नंबर 7, हमें कानून क्यों मानना चाहिए? आज्ञाकारिता का दायित्व। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो कानून और हमारे बीच के रिश्ते को सबसे सीधे तौर पर परिभाषित करता है। हमें कानून क्यों मानना चाहिए? कानून का पालन करने का हमारा दायित्व क्या है? हम सब ज्यादातर समय कानून का पालन करते हैं, लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या इसका सबसे सरल जवाब यह नहीं है कि हम सजा से डरते हैं? हम चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि हम पकड़े जाने और जेल जाने से डरते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य और यथार्थवादी जवाब है और ऑस्टिन जैसे प्रत्यक्षवादी शायद इसी पर रुक जाते। लेकिन ज्यादातर दार्शनिकों को लगता है कि यह एक बहुत ही अधूरा और असंतोषजनक जवाब है। अगर हम सिर्फ सजा के डर से ही कानून का पालन कर रहे हैं, तो फिर कानून और एक डाकू के आदेश में क्या फर्क रह जाता है? डाकू भी तो हमें सजा, यानी गोली मारने की का डर दिखाकर ही हमारा पैसा लेता है। क्या हमारा कानून के साथ रिश्ता सिर्फ एक डर का रिश्ता है? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। हमें लगता है कि कानून का पालन करने का हमारा एक नैतिक दायित्व भी है जो सिर्फ सजा के डर से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन वो नैतिक दायित्व आता कहां से है? इस सवाल का सबसे क्लासिक और सबसे प्रभावशाली जवाब आता है सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से, जिसकी हमने अपनी राजनीतिक दर्शन की ऑडियो बुक में विस्तार से चर्चा की थी। यह सिद्धांत, जैसा कि प्लेटो, होब्स, लोक और रूसो ने अलग अलग तरीकों से पेश किया, यह कहता है कि हम कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एक तरह से ऐसा करने का वादा किया है। हमने एक अराजक प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए और एक सुरक्षित और व्यवस्थित समाज में रहने के फायदों का आनंद लेने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इस अनुबंध का हिस्सा है उस समाज के कानूनों का पालन करना। हम एक समाज में रहने के लाभ, यानी जैसे सुरक्षा, सड़कें, अस्पताल
प्राप्त करते हैं और बदले में हम कानून मानने का अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। यह एक निष्पक्ष खेल का तर्क है। अगर हर कोई अपनी मर्जी से कानून तोड़ने लगे तो यह पूरा सिस्टम ही गिर जाएगा और हम सब वापस उसी अराजक स्थिति में पहुंच जाएंगे। प्राकृतिक कानून के विचारक एक और ज्यादा सीधा नैतिक जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हमें कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि कानून, अगर वो सच्चा कानून है तो वो नैतिक रूप से सही है। वो उस उच्च प्राकृतिक कानून का ही एक प्रतिबिंब है। तो कानून का पालन करना अंततः नैतिकता का ही पालन करना है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसी तर्क का एक दूसरा और बहुत ही खतरनाक पहलू भी है। अगर एक कानून अन्यायपूर्ण हो तो क्या हमें उसे भी मानना चाहिए? प्राकृतिक कानून का सिद्धांत कहता है नहीं। यह हमें सविनय अवज्ञा का और यहां तक कि क्रांति का भी एक नैतिक अधिकार देता है। एक और दृष्टिकोण है जो उपयोगितावाद से आता है। यह कहता है कि हमें कानून का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि कानून का पालन करने से कुल मिलाकर समाज के लिए सबसे अच्छे परिणाम निकलते हैं। कानून व्यवस्था, सुरक्षा और पूर्वानुमान प्रदान करता है, जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। हमें एक खास कानून को तोड़ना शायद व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद लग सकता है, लेकिन अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो समाज का जो नुकसान होगा वो कहीं ज्यादा विशाल होगा। तो क्या हमारा कानून मानने का दायित्व निरपेक्ष है या यह सशर्त है? ज्यादातर आधुनिक विचारक मानते हैं कि यह सशर्त है। हमारे पास कानून का पालन करने का एक दायित्व तो है, लेकिन यह दायित्व तब टूट सकता है जब एक कानून बहुत ही ज्यादा अन्यायपूर्ण हो और वो मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हो। गांधी जी का नमक सत्याग्रह या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन, यह सब इसी विचार के शक्तिशाली उदाहरण हैं कि कभी-कभी एक उच्च न्याय के लिए एक अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ना ही एक नागरिक का सबसे प्रमुख नैतिक कर्तव्य बन जाता है। चैप्टर नंबर 8, जब कानून सजा देता है। दंड का दर्शन। कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर बहुत ही अप्रिय पहलू है दंड। जब कोई कानून तोड़ता है तो कानूनी प्रणाली उसे दंडित करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? राज्य को अपने ही एक नागरिक को जानबूझकर पीड़ा पहुंचाने, उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने का नैतिक अधिकार क्या है? यह एक बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसका जवाब यह तय करता है कि हमारी जेलें कैसी होनी चाहिए और हम अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दंड को न्यायोचित ठहराने के लिए दार्शनिकों ने मुख्य रूप से 4 प्रमुख सिद्धांत पेश किए हैं। पहला और सबसे पुराना सिद्धांत है प्रतिशोध। जैसा कि हमने मृत्यु दंड की बहस में देखा, यह सिद्धांत अतीत की ओर देखता है। यह कहता है कि दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि अपराधी ने एक गलत काम किया है और वो उस दंड का हकदार है। यह एक आंख के बदले आंख वाला न्याय है। दंड का उद्देश्य है उस नैतिक संतुलन को फिर से स्थापित करना जिसे अपराधी ने अपने अपराध से बिगाड़ दिया था। सजा अपराध के आनुपातिक होनी चाहिए। एक छोटी चोरी के लिए छोटी सजा और एक बड़ी हत्या के लिए बड़ी सजा। इस नजरिए से दंड का समाज के लिए क्या फायदा होता है, यह अप्रासंगिक है। दंड सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि न्याय की यही मांग है। दूसरा और बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत है निवारण। यह सिद्धांत भविष्य की ओर देखता है। यह कहता है कि दंड का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकना है। यह 2 तरीकों से काम करता है। विशिष्ट निवारण का मतलब है उस खास अपराधी को फिर से अपराध करने से डराना। जब एक चोर को जेल होती है तो वो शायद भविष्य में चोरी करने से डरेगा। और सामान्य निवारण का मतलब है पूरे समाज को एक संदेश देना। जब लोग देखते हैं कि एक अपराधी को उसके किए की सजा मिल रही है तो वे खुद भी वो अपराध करने से डरते हैं। इस नजरिए से दंड एक सबक सिखाने का एक औजार है। तीसरा सिद्धांत है अक्षमता। यह भी भविष्य की ओर देखता है और यह एक बहुत ही सीधा साधा और व्यावहारिक सिद्धांत है। यह कहता है कि दंड का सबसे सीधा उद्देश्य है अपराधी को शारीरिक रूप से और ज्यादा अपराध करने से अक्षम बना देना। जब एक खतरनाक अपराधी जेल में बंद होता है तो वो बाहर समाज में किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समाज की सुरक्षा का सिद्धांत है। और चौथा और सबसे मानवतावादी सिद्धांत है पुनर्वास। यह सिद्धांत कहता है कि दंड का उद्देश्य सिर्फ सजा देना या डराना नहीं होना चाहिए। इसका एक उद्देश्य अपराधी को सुधारना भी होना चाहिए।
उसे एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए, ताकि जब वो वापस समाज में लौटे तो वो एक जिम्मेदार और उत्पादक नागरिक बन सके। इस नजरिए से जेलों को सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं, बल्कि सुधार गृह होना चाहिए, जहां कैदियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध अक्सर गरीबी, अशिक्षा या मानसिक बीमारी जैसी सामाजिक समस्याओं का एक लक्षण होता है, और हमें सिर्फ लक्षण का ही नहीं, बल्कि उस बीमारी का भी इलाज करना चाहिए। ये चारों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, और हमारी आधुनिक न्याय प्रणाली अक्सर इन चारों का एक मिश्रण इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वे अक्सर एक दूसरे के साथ तनाव में भी रहते हैं। प्रतिशोध की मांग अक्सर पुनर्वास की संभावना को खत्म कर देती है, और निवारण के नाम पर हम अक्सर बहुत ही कठोर सजाओं का समर्थन करने लगते हैं, जो शायद उस अपराध के अनुपातिक न हो। हम एक समाज के रूप में दंड में किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, यह हमारी अपनी मानवता का एक बहुत विशाल पैमाना है। चैप्टर नंबर 9, कानून का दिल, न्याय की खोज। हम अपनी विधिशास्त्र की इस यात्रा में अब उसके सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पर पहुंच गए हैं, और वो है न्याय की अवधारणा। कानून का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यवस्था बनाए रखना? हाँ। लोगों को सुरक्षित रखना? हाँ। लेकिन शायद इन सबसे ऊपर कानून का अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य है न्याय की स्थापना करना। लेकिन न्याय है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिससे प्लेटो से लेकर आज तक हर महान दार्शनिक जूझता आया है। यह इतना जटिल है क्योंकि यह सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है। यह एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही भावुक और एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। जैसा कि हमने अपनी राजनीतिक दर्शन की ऑडियो बुक में देखा था, न्याय की कई अलग अलग और अक्सर एक दूसरे से टकराती हुई परिभाषाएं हैं। क्या न्याय का मतलब है हर किसी को वो देना जिसका वो हकदार है, यानी योग्यता के आधार पर चीजों का बंटवारा? या क्या न्याय का मतलब है सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी को बढ़ावा देना, जैसा कि उपयोगितावादी कहते हैं? या क्या न्याय का मतलब है हर व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों? 20वीं सदी में जॉन रोल्स ने न्याय के बारे में सोचने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका पेश किया, अपने अज्ञानता के पर्दे के विचार प्रयोग के माध्यम से। उन्होंने तर्क दिया कि एक न्यायपूर्ण समाज वो होगा जिसके नियमों को हम एक ऐसी काल्पनिक स्थिति में चुनेंगे जहां हमें यह नहीं पता कि हम उस समाज में कौन होंगे, अमीर या गरीब, पुरुष या महिला। और उस स्थिति में हम ऐसे नियम चुनेंगे जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे वंचित सदस्य के लिए भी सबसे अच्छे हों। यह निष्पक्षता के रूप में न्याय का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन विधि शास्त्र में न्याय सिर्फ इस वितरणात्मक न्याय तक ही सीमित नहीं है। इसका संबंध प्रक्रियात्मक न्याय से भी है। इसका मतलब है कि न्याय सिर्फ क्या फैसला लिया गया इस बारे में ही नहीं है, बल्कि यह इस बारे में भी है कि वो फैसला कैसे लिया गया। क्या प्रक्रिया निष्पक्ष थी? क्या दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का बराबर मौका मिला? क्या जज निष्पक्ष था? एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया के बिना एक सही फैसला भी अन्यायपूर्ण लग सकता है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, उसे होते हुए दिखना भी चाहिए। यह कहावत इसी प्रक्रियात्मक न्याय के महत्व को दर्शाती है। न्याय का एक और पहलू है सुधारात्मक न्याय। इसका संबंध तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ कुछ गलत करता है, जैसे कि एक अनुबंध तोड़ना या किसी को चोट पहुंचाना। सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य है उस गलती को सुधारना, पीड़ित को वापस उसी स्थिति में लाना जिसमें वो उस गलती के होने से पहले था, अक्सर मुआवजे के माध्यम से। यह सब हमें दिखाता है कि न्याय कोई एक सरल अवधारणा नहीं है। यह एक बहुआयामी हीरा है जिसके कई अलग अलग पहलू हैं, और एक अच्छा कानूनी सिस्टम वो है जो इन सभी अलग अलग तरह के न्याय के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कानून और न्याय हमेशा एक ही चीज नहीं होते। कभी कभी कानून अन्यायपूर्ण भी हो सकता है, और एक जागरूक नागरिक का, एक वकील का और एक जज का यह एक निरंतर कर्तव्य है कि वो कानून को हमेशा न्याय के और करीब लाने की कोशिश करता रहे। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर नंबर 10, कानून का भविष्य, आपका भविष्य, एक जागरूक नागरिक का दर्शन। अब हम विधिशास्त्र की इस गहरी और विचारोत्तेजक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने कानून की आत्मा की खोज की, हमने उसकी नींव की पड़ताल की,
और हमने उसके उद्देश्य और उसकी सीमाओं को समझा, तो अंत में यह सब सैद्धांतिक ज्ञान हमारे लिए एक आम नागरिक के रूप में क्या मायने रखता है। विधिशास्त्र का दर्शन हमें एक बेहतर, एक ज्यादा जागरूक और एक ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनने में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है आलोचनात्मक सोच का। विधिशास्त्र हमें कानून को एक दी हुई, एक पवित्र और एक अटल चीज के रूप में देखना बंद करने के लिए कहता है। यह हमें सिखाता है कि कानून एक मानव निर्मित चीज है। इसे इंसानों ने बनाया है और इसमें इंसानों की सारी कमजोरियां, सारे पूर्वाग्रह और सारे हित भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी कानून को सिर्फ इसीलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो कानून है। हमें हमेशा यह सवाल पूछने का अधिकार और कर्तव्य है, यह कानून क्यों बनाया गया है? यह किसके हितों की सेवा कर रहा है? क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें एक निष्क्रिय प्रजा से एक सक्रिय नागरिक में बदल देता है। दूसरा सबक है सहानुभूति और विविधता का सम्मान। विधिशास्त्र की अलग अलग विचारधाराओं, जैसे कि प्राकृतिक कानून, प्रत्यक्षवाद, यथार्थवाद और सीएलएस का अध्ययन हमें यह दिखाता है कि कानून और न्याय जैसे प्रमुख सवालों को देखने के कई अलग अलग और सभी अपनी अपनी जगह पर तार्किक तरीके हो सकते हैं। यह हमें एक बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जिन लोगों की राय हमसे बिल्कुल अलग है, वे जरूरी नहीं कि मूर्ख या बुरे हों। हो सकता है कि वे दुनिया को एक अलग दार्शनिक चश्मे से देख रहे हों। यह हमें दूसरों के दृष्टिकोणों को सुनने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा सबक है नागरिक भागीदारी का महत्व। विधिशास्त्र हमें यह एहसास कराता है कि कानून कोई दूर किसी संसद या सुप्रीम कोर्ट में होने वाली चीज नहीं है। कानून हमारी अपनी जिंदगी का, हमारी अपनी कहानी का हिस्सा है और हम उस कहानी के मूकदर्शक नहीं हैं, हम उसके सहलेखक हैं। जब हम वोट देते हैं, जब हम किसी सामाजिक मुद्दे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, जब हम एक जनहित याचिका दायर करते हैं या जब हम सिर्फ अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हम कानून को आकार दे रहे होते हैं। विधिशास्त्र हमें इन सब कामों में और ज्यादा प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए वैचारिक औजार प्रदान करता है। अंत में विधिशास्त्र का अध्ययन हमें हमारी अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच के गहरे रिश्ते की याद दिलाता है। कानून अक्सर हमारी स्वतंत्रता पर एक सीमा की तरह लगता है, लेकिन विधिशास्त्र हमें दिखाता है कि कानून हमारी स्वतंत्रता का रक्षक भी है। यह हमें दूसरों की मनमानी से बचाता है और एक ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जहां हम अपनी आजादी का सही मायने में उपयोग कर सकें। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और वो है एक ऐसी कानूनी व्यवस्था को बनाने और बनाए रखने में मदद करने की जिम्मेदारी जो न सिर्फ हमारी बल्कि समाज के सबसे कमजोर सदस्य की भी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करे। ये एक निरंतर चलने वाला काम है, एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, और इस यात्रा में हम सब भागीदार हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कानून सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं, बल्कि न्याय, नैतिकता और हमारे समाज की आत्मा की एक गहरी खोज है। और इस खोज में हम सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे कानून और नैतिकता के बीच के रिश्ते को समझें, कैसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, कैसे न्याय के अलग अलग सिद्धांतों पर विचार करें और कैसे एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने समाज की कानूनी और नैतिक व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने में योगदान देने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी
और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।